देन है यूनियन एंड टेरिटरी। तो आर्टिकल 1 से 4 जो है पार्ट 1 यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है। तो बेसिकली क्या है, आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया को, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बोल रहा है, ना कि फेडरेशन। तो इसमें दो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है, पहला तो नाम ऑफ द कंट्री, ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो है कि कंट्री का क्या नाम रखेंगे उसके ऊपर कोई यूनानिमिटी नहीं थी। तो फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो है अडॉप्ट कर लिया मिक्स ऑफ वो, दैट इज़ इंडिया दैट इज़ भारत। तो हमारे दो नाम है, इसका मतलब क्या, नेम ऑफ द कंट्री, अच्छा इंडिया दैट इज़ भारत। सेकेंडली कंट्री जो है यूनियन है, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन स्ट्रक्चर, कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर क्या बोलता है, फेज यूनियन जो है वो यूनियन ऑफ द स्टेट जो है प्रेफर कर रहा है फेडरेशन ऑफ द स्टेट। दो वजह से, क्यों, पहला कि जो इंडियन फेडरेशन है वो एग्रीमेंट नहीं है स्टेट के बीच में, जैसे कि अमेरिका में स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट है फिर फेडरेशन बन गया, ऐसा इंडिया में नहीं है। दूसरा कि जो स्टेट है उनके पास में जो वो अलग नहीं हो सकते फेडरेशन से, उनके पास पावर नहीं है अलग होने का। ठीक है, तो द फेडरेशन इज़ अ यूनियन बिकॉज इट इज़ द फेडरेशन इज़ एन यूनियन बिकॉज इट इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, इसलिए हमने यूनियन बोला है। तो जो कंट्री जो है इज इंटीग्रल होल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब वैसे तो इंटीग्रल है पर उसको डिवाइड कर रखा है एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, आर्टिकल 1 जो है वो बताता है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें 3 कैटेगरी आएंगी। टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 आएगा, टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड द टेरिटरी दैट इज़ एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एनी टाइम। पहले तो यूनियन, देन स्टेट, यूटी, मतलब स्टेट हो जाएगा, यूटी हो जाएगा, जितने भी स्टेट यूटी है हमारे पास में अभी स्टेट यूटीज़ हैं, कोई भी एक्वायर्ड टेरिटरी नहीं है। ठीक है, तो जो नेम है स्टेट और यूटी टेरिटरी और उनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है कहाँ तक कितना होगा वो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है। तो भी हमारे पास में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, 9 एक्स्ट्रा जो हैं JNK एंड लद्दाख है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन टू द स्टेट वो सारे स्टेट्स पे एप्लीकेबल है, पहले जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं था पर अभी है। ठीक है, हाउ स्पेशल प्रोविजन दे रखा है कुछ स्टेट्स को अंडर पार्ट 21, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। और साथ के साथ 5th और 6th शेड्यूल में जो है सेपरेट प्रोविजन दे रखा है रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया इन स्टेट्स के अंदर। ठीक है, देन टेरिटरी जो है ऑफ इंडिया इज़ वाइडर देन द यूनियन ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि लेटर जो है इंक्लूड्स ओनली यूनियन ऑफ इंडिया, ओनली स्टेट इंक्लूड करता है बाय फॉर्मर, जो टेरिटरी है वो उसमें आएगा, स्टेट आएगा, यूनियन एंड टेरिटरी जो कि गवर्नमेंट एक्वायर करेगा। तो यूनियन ऑफ इंडिया में ओनली स्टेट आएगा, इंक्लूड ओनली स्टेट है ना, और इसमें टेरिटरी में आएगा यूनियन, स्टेट आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, यूनियन टेरिटरी और कोई भी टेरिटरी जो गवर्नमेंट एक्वायर करे बाद में। तो जो स्टेट है वो मेंबर, वो फेडरल सिस्टम के मेंबर हैं एंड उनके पास में क्या है, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर। ठीक है, जो भी स्टेट हैं फेडरल सिस्टम के पार्ट हैं। फेडरल सिस्टम में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर द स्टेट। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी जो है एंड एक्वायर्ड टेरिटरी ऑन द अदर हैंड डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूटी और एक्वायर्ड टेरिटरी दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी। तो इंडिया जो है सोवरेन कंट्री है, तो इंडिया जो है किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है अकॉर्डिंग टू द मोड रिकग्नाइज बाय इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में जैसे बोल रखा है उसके अकॉर्डिंगली कोई नया तरीका नहीं निकाल सकती कि मान लो मार काट के कर दिया कुछ ऐसा, पता नहीं। ठीक है, तो इसमें इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, सेसेशन, मतलब सेसेशन में आएगा ट्रीटी के थ्रू। फॉलोइंग सेसेशन कैसे होगा, ट्रीटी से या फिर परचेज कर दिया या गिफ्ट कर दिया, रिलीज कर दिया, प्लेबिसाइड कर दिया, उसके थ्रू ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन का क्या होगा, अभी तक किसी ने ऑक्यूपाई नहीं करा है किसी रिकग्नाइज रूलर ने, तो ऐसी पड़ी हुई है ज़मीन, कोई बोल ही नहीं रहा है मेरी है, तो उसको ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कन्क्वेस्ट या फिर सब्जुगेशन। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल है इंडिया ने जो है कुछ फॉरेन टेरिटरीज जो है एक्वायर करी, जैसे दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी, सिक्किम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है। तो आर्टिकल 2 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कोई भी एडमिट कर सकता है, एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट। कोई भी स्टेट को ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, मतलब है, तो उसको एडमिट कर सकता है, या फिर कोई नया स्टेट बना सकता है ऑन सर्च ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन एज थिंग्स फिट। ठीक है। तो आर्टिकल 2 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है दो चीज़ें। पहला तो एडमिट कोई भी इनटू यूनियन ऑफ इंडिया अ न्यू स्टेट, है ना, एंड दूसरी पावर है इस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट। पहला तो कोई भी स्टेट है ऑलरेडी, उसको अपने में ले लेना। दूसरा है कि कोई नया स्टेट बना देना। तो फर्स्ट वाला है वो बोलता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसमें। सेकंड वाले में बोल रहा है कि इस्टेब्लिश कर रहा है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं था। आर्टिकल 2 जो है, तो आर्टिकल 2 बोल रहा है कि एडमिशन या स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब हमने मान लो झारखंड में से कोई नया छोटा सा निकाल दिया, तो वो आर्टिकल 2 में नहीं आएगा। ठीक है, वो और किसी में आएगा। इसमें आएगा, मान लो हमने ऐसी कोई था अपने अंदर ले लिया, या फिर कोई एरिया था उसको नया नाम दे दिया, तो वो आएगा इसमें। जो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है। तो आर्टिकल 3 बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ और चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब अब जो जैसे झारखंड में से हमें तोड़ के कुछ बना दिया तो आर्टिकल 3 में आएगा। एक तो फॉर्मेशन या फिर चेंज। ठीक है, चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है, मतलब एरिया वेरिया कुछ चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, एरिया चेंज कर दिया, बाउंड्री चेंज कर दी, तो इसमें आएगा। ठीक है। अदरवाइज 3 जो है इंटरनल रीएडजस्टमेंट होता है इंटर से और द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 3 वाला इंटरनल होता है। देन पार्लियामेंट्री प्रोग्राम टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। तो आर्टिकल 3 जो है बेसिकली पार्लियामेंट को पावर देता है कि भाई वो क्या कर सकता है, एक नया स्टेट बना सकता है बाय सेपरेटिंग अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। किसी स्टेट में से थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया उसके थ्रू, या फिर यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, 2-3 छोटे छोटे स्टेट्स को, मान लो मेघालय त्रिपुरा को बना के एक स्टेट बना दिया। ठीक है, यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, या फिर पार्ट्स ऑफ द स्टेट, मतलब मेघालय का बना कोई ले लिया, त्रिपुरा का एक ले लिया, तो इन दोनों को लेके कोई नया स्टेट बना दिया। या फिर यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू एनी पार्ट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, कोई भी टेरिटरी है उसको स्टेट में जोड़ दिया। ये सब जो स्टेट जो पार्लियामेंट कर सकता है आर्टिकल 3 के अंदर। ठीक है, और पार्लियामेंट किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज़ कर सकता है, उसका एरिया कम कर सकता है, बाउंड्री को ऑल्टर कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है। ठीक है। तो ये जो 2 कंडीशंस में कर पाएगा पार्लियामेंट। पहला जो भी बिल आएगा ना ये करने के लिए, तो उसको जो है पार्लियामेंट में तभी इंट्रोड्यूस होगा अगर प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन दे रखा है तभी। और मतलब प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास में चला गया। ठीक है, अब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, प्रेसिडेंट के पास में चला गया, प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा। तो प्रेसिडेंट रिकमेंड करने से पहले जो है प्रेसिडेंट जो है वो बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को रेफ़र करेगा और भाई उससे पूछेगा कि भाई एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज़ विद इन स्पेसिफाइड पीरियड में। फॉर द पावर द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट इंक्लूडिंग द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग एनी पार्ट ऑफ एनी स्टेट, यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी ऑफ द अदर स्टेट। अब जो प्रेसिडेंट ने जो इसको स्टेट लेजिस्लेचर को जो बिल दिया है, तो जो भी उसने बोली है तो उस पर वो बाउंड नहीं होगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट नॉट बाउंड बाय द व्यूज़ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। इवन अगर व्यूज़ टाइम में आते तब भी रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो जो बिल है उसमें कुछ अमेंडमेंट हो रहा है, ठीक है, अमेंडमेंट टू द बिल इज़ मूव्ड या फिर एक्सेप्टेड इन द पार्लियामेंट, तो बार बार उसको ना नॉट नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर, बार बार रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो स्टेट का था अगर स्टेट में कुछ चेंज करना है, पर अगर यूनियन टेरिटरी में चेंज करना है तो उस केस में बिल को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है उस कंसर्न लेजिस्लेचर को। जैसे दिल्ली और पुडुचेरी का ही लेजिस्लेचर है तो उन दोनों को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और पार्लियामेंट जो है खुद से ही डिसाइड कर सकता है। अब ये तो क्लियर हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दे रखी है पार्लियामेंट को कि कोई नया स्टेट बना सकता है, ठीक है, या फिर वो एरिया बाउंड्री नेम को ऑल्टर कर सकता है बिना उनके कंसेंट के। तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है उसको दोबारा से रीड्रॉ कर सकता है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से।
तो जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या फिर कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस है किसी भी स्टेट का, वो गारंटी नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलता कि भाई तुम बिहार है तो वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, उसका एरिया इतना है तो इतना ही रहेगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बोला है। हो सकता है ख़त्म भी हो जाए या हो सकता है एरिया कम या बढ़ भी जाए, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया को क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब्ड एज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, मतलब यूनियन डिस्ट्रक्ट नहीं होगा पर स्टेट डिस्ट्रक्ट हो सकता है। तो यूनियन गवर्नमेंट जो स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है पर स्टेट जो है यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। यूएस में क्या होता है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इज़ गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मान लो कोई भी स्टेट है ABC, ऑन्टोरियो या फिर जो है, तो वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसका एरिया इतना है 100 किलोमीटर का है तो वो रहेगा ही रहेगा और वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट जो है कैन नॉट फॉर्म अ न्यू स्टेट और ऑल्टर द बॉर्डर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न। मतलब वो कर सकता है पर स्टेट ने अगर हाँ बोला है तभी। कैन नॉट फॉर्म अ न्यू स्टेट, नया स्टेट तभी बनेगा या फिर जो है बॉर्डर जो तभी ऑल्टर होगा अगर स्टेट ने हाँ बोला है तभी। इसीलिए यूएसए को बोलते हैं इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, मतलब यूनियन और स्टेट दोनों ही इंडिस्ट्रक्टेबल है। देन है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 4 डिक्लेयर दैट लॉ मेड फॉर एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 2 एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्री नेम एग्जिस्टिंग अंडर आर्टिकल 3 आर नॉट टू बी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। मतलब अगर हम कोई नया स्टेट को एडमिस्ट लेके आ रहे हैं अंदर या फिर स्टेट में कोई चेंज लेके आ रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 4 के थ्रू, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के थ्रू, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा, वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होगा, ठीक है। आर्टिकल 4 ऐसा बोल रहा है। आर्टिकल 2 और 3 में जो भी हमने काम करा है, 2 में तो बोला है कि भाई हम कोई बाहर का स्टेट है उसको अपने अंदर ले लिया या फिर कोई स्टेट है ही नहीं उसको नया स्टेट बना के अंदर ले लिया। तीसरा बोल रहा है कि आर्टिकल 3 बोल रहा है कि कोई नया स्टेट बना दिया, एरिया बाउंड नेम चेंज कर दिया। तो ये जो दोनों काम कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा, सिंपल मेजॉरिटी से वो कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब है जो लॉ है कैन बी पास बाय सिंपल मेजॉरिटी और बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो भाई अब डिबेट आ गई कि पंगे हो गए कि भाई क्या पार्लियामेंट के पास में पावर है कि जब वो किसी भी स्टेट का एरिया डिक्रीज़ करे अंडर आर्टिकल 3 तो क्या वो कोई भी इंडियन टेरिटरी को सीसीड कर सकता है फॉरेन कंट्री को। मतलब मान लो वेस्ट बंगाल का एरिया कम करके उसने बांग्लादेश को दे दिया तो क्या ऐसा कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास में आया, ठीक है, 1960 में। तो डिसीजन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीड, तो ये क्या करा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड करा था कि वो decision of central government to cede part of a territory known as बेरुबरी यूनियन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान, ठीक है। तो सेंटर ने जो है बेसिकली वेस्ट बंगाल का एक पार्ट था बेरुबरी यूनियन, उसको पाकिस्तान दैट इज़ बांग्लादेश को दे दिया। अब इससे क्या हुआ कि पॉलिटिकल एजिटेशन हो गई, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट ने जो है रेफरेंस करा सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पार्लियामेंट के में पावर है कि जो एरिया कम कर सकता है स्टेट का अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री। मतलब 3 के थ्रू अगर आप एरिया कम कर रहे हो तो उसके थ्रू आप किसी फॉरेन स्टेट को नहीं दे सकते, ठीक है। पता चला अपना कम करके दूसरे को दे दिया, ठीक है। तो इसने बोला पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। हेंस जो अगर इंडियन टेरिटरी फॉरेन कंट्री स्टेट को दे रहे हैं, सिसीड कर रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही होगा, अदरवाइज़ आर्टिकल 3 के थ्रू नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही होगा, ठीक है। दैट इज़ स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, ना कि सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है। हेंस द इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू द फॉरेन स्टेट, मतलब कर सकते हैं, पहली बात तो कर सकते हैं। दूसरी बात ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। तो फिर इसके थ्रू क्या हुआ कि जब ये जजमेंट आया तो फिर 9th CAA लेके आया 1960 में, और जो बेरुबरी का एरिया है फिर वो पाकिस्तान को दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में 9 साल बाद में बोला कि अगर आप बाउंड्री सेटलमेंट कर रहे हो ना, बाउंड्री डिस्प्यूट है तो उसको सेटल कर रहे हो,
ये मतलब बांग्लादेश बोल रहा है कि 9 किलोमीटर मेरा आएगा, इंडिया बोल रहा है कि 10 किलोमीटर मेरा है तेरे में। तो अगर ऐसा बाउंड्री डिस्प्यूट उसको सेटल कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू हो सकता है, एज इट डज नॉट इन्वॉल्व सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सेटलमेंट हो रहा है, तू मेरे को दे, मैं तेरे को दे रहा हूँ, तो इसमें पूरी तरीके से कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू मतलब ये कौन है अपना प्राइम मिनिस्टर या फिर उधर का कोई हेड होगा, उन लोगों ने कुछ साइन कर दिया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, उसके थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 का वो लेके आए टू गिव इफेक्ट टू एक्वायरिंग ऑफ सर्टेन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया कुछ टेरिटरी एक्वायर करेगी एंड ट्रांसफ़र ऑफ अदर टेरिटरीज टू बांग्लादेश इन परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट हुआ होगा जिसमें कि इंडिया कुछ टेरिटरी एक्वायर करेगी और इंडिया जो है कुछ ट्रांसफ़र कर देगी टेरिटरी बांग्लादेश को। एंड इट्स प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू बिटवीन द गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट में हो गया, एग्रीमेंट हो गया। तो उस एग्रीमेंट को लाने के लिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 में, ठीक है। तो अंडर दिस डील तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने थर्ड कनक्लेव दे दिया बांग्लादेश को, वाइल बांग्लादेश ने 51 कनक्लेव दे दिए इंडिया को, एनक्लेव दे दिए। इंडिया ने 3 एनक्लेव दे दिए बांग्लादेश को और बांग्लादेश ने जो 51 एनक्लेव दे दिए इंडिया को, ठीक है। और इस डील के इन एडिशन द डील ऑल्सो इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ एडवर्स पोजेशन, मतलब कोई एडवर्स पोजेशन है वो भी ट्रांसफ़र कर दो, एंड डिमार्केशन ऑफ, पहले तो एडवर्स पोजेशन को ट्रांसफ़र कर दो और बेसिकली क्या है 6.1 किलोमीटर के जो अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच है उसको भी डिमार्केट कर दो, भाई लाइन बना दो कि तुम्हारा कितना है, तुम्हारा कितना है। फॉर दीज 3 पर्पज़ द अमेंडमेंट मॉडिफाइड, ये जो 100 अमेंडमेंट है उसने मॉडिफाई कर दिया प्रोविजन रिलेटिंग टू द टेरिटरीज और द 4 स्टेट्स, मतलब जो टेरिटरीज है ना, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, इनकी जो है मॉडिफाई कर दी इन सभी की इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट शेड्यूल में कुछ मॉडिफाई कर दिया, एरिया इनका कुछ गया या फिर ऐड हुआ होगा, ठीक है। कौन कौन सा, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। तो बैकग्राउंड ऑफ दिस अमेंडमेंट इज एज फॉलो। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, इंडिया एंड बांग्लादेश उनका कॉमन लैंड बाउंड्री है फॉर अप्रॉक्स 4096 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इंडिया बांग्लादेश जो है कॉमन लैंड बाउंड्री इतनी का, ठीक है। तो इंडिया ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री वॉज डिमार्केटेड एज पर रेडक्लिफ, जो मतलब बांग्लादेश वाला है तो रेडक्लिफ अवार्ड के थ्रू 1947 में ये डिमार्केट हुआ था। तो फिर इसमें डिस्प्यूट हो गए, ठीक है, रेडक्लिफ अवार्ड में, ठीक है, एंड वॉज शॉर्ट टू बी रिजॉल्व थ्रू बग्गे अवार्ड इन 1950। तो 47 में ये करा और फिर डिस्प्यूट हो गई कि भाई किसको कम ज़्यादा हो गया हो, तो 1950 में उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करा। फिर एक और एफर्ट लिया गया सेटलमेंट करने का, डिस्प्यूट को सेटल करने का, नेहरू नून एग्रीमेंट में 1958 में, ठीक है। पर जो है इशू रिलेटिंग टू द डिवीजन ऑफ, मतलब बेरीबरी यूनियन है उसका डिवाइड करने का, इशू रिलेटिंग टू द डिवीजन ऑफ बेरीबरी यूनियन वाज चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। टू कंप्लाई विद ओपिनियन रेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 वाज पास्ड, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया होगा तो उसको फॉलो करने के लिए 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 उसको पास करा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, तो ड्यू टू कंटिन्यूस लिटिगेशन, बार बार केस करते रहे एंड बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे उस टाइम पे, तो जो 9th अमेंडमेंट एक्ट है 1960 का, तो वो आ नहीं पाया, कुड नॉट बी नोटिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेरिटरी इन फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंटली बांग्लादेश, ठीक है।